Hello everyone, welcome to Atomic English, द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई, हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और हमेशा की तरह स्टार्टिंग के फर्स्ट पोर्शन में आपको मिलेगा वोकैब, डेली वोकैब, जो कि एडिटोरियल से हम सेलेक्ट करते हैं। और ये सारा का सारा जितना भी वोकैब का पार्ट्स है ये सब एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम में ज़रूर ये वर्ड्स देखने को मिलते हैं। आगे हम कवर करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई वर्ड्स हैं क्या, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और इसी क्लास में आपको मिल जाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इसे एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में हम कवर करते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर। सबसे पहले हम एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, जिससे कि आपका जो कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होगा और आपको एग्जाम में जब अनसीन पैसेज आते हैं वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी, वो पार्ट आपको ईजिली समझ में आएगा और उसको आप ईजिली समझ सकते हो। देन हम कवर करते हैं कॉम्प्रहेंशन एंड ग्रामर के MCQs, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और ये बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर ही रहते हैं, आपको लगेगा कि आप क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो। थर्ड क्वेश्चन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट एंड PQRS यानी कि पैराजम्बल। तो क्लोज टेस्ट और PQRS तो हर एग्जाम में आ रहे हैं आजकल और काफ़ी डिफिकल्ट होता है इनको समझना, लेकिन जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स लगाते हो और डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो तो फिर यहाँ पर जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद तो एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स सिक्योर करते हैं। ठीक है जी। आगे फोर्थ पोर्शन में हम कवर करेंगे ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। जितनी आपने वोकैब पढ़ी है स्टार्टिंग में उसकी हम यहाँ पर कर लेंगे ट्रिकी MCQs के साथ प्रैक्टिस। उसके बाद जो आपने आज पढ़ा है वो सब कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का, इसको मिस ना करें। ये सारे बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPO, CHS, स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है SSC का, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है क्लास। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे NDA या CDS और UPSC एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल क्लास है। ओके, चलिए भाई क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। और शुरू करने से पहले जितने लोग भी अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आज का पहला वर्ड है डिस्क्रिपेंसी। नाउन होता है विसंगति या फिर किसी चीज़ में अंतर आ रहा होता है, बैलेंस आ रहा होता है, उसको बोलते हैं डिफरेंस आ रहा होता है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। अ लैक ऑफ कंपेटेबिलिटी और सिमिलरिटी बिटवीन टू और मोर फैक्ट्स। दो फैक्ट्स हैं, दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, कंपेटेबिलिटी नहीं है, काफ़ी अंतर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिपेंसी। देयर वॉज अ डिस्क्रिपेंसी इन द फाइनल वर्ड काउंट। फाइनल वर्ड काउंट हुआ और उनके भी उसमें क्या थी, एक डिस्क्रिपेंसी थी, मतलब क्या, कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी। इनकन्सिस्टेंसी, मिसमैच हो रहा था, और वेरिएशन, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो मिसमैच हो रही हैं चीज़ें, इनकन्सिस्टेंसी में है, और वेरिएशन आ रहा है कि भाई अलग हो रही हैं, अंतर है। दूसरी तरफ अग्रीमेंट में है, हार्मनी और कंसिस्टेंसी, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रिटोरिकल। एडजेक्टिव होता है, बहुत बार पढ़ा है ये वर्ड। वाक्पटुता से संबंधित कोई चीज़ है या फिर दिखावटी है, केवल हवाबाजी है, उसको बोलते हैं रिटोरिकल। रिलेटेड टू परसुएसिव स्पीकिंग, केवल हवाबाजी कर दी गई है, परसुएसिव स्पीकिंग है कि भाई लोगों को लुभाने के लिए कोई बात कही गई है। आस्क्ड फॉर इफेक्ट विद नो आंसर एक्सपेक्टेड। ही आस्क्ड आ रेटोरिकल क्वेश्चन टू मेक हिज पॉइंट। अपना पॉइंट बनाने के लिए उसने एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछा है, मतलब क्या, एक दिखावटी बनावटी क्वेश्चन पूछा है। ओरेटिक, ओरेटोरिकल हो जाएगा, और बॉम्बेस्टिक एंड ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट ये तीनों हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, काफ़ी खतरनाक वर्ड्स हैं। ग्रैंडिलोक्वेंट को आप मार्क करेंगे, और ओरेटिकल, बॉम्बास्टिक भी हो सकता है कि भाई बमबारी कर दी गई आपके ऊपर, हवाबाजी की, आपके ऊपर इतने सारी चीज़ों की बमबारी करी गई कि आपको समझ में नहीं आया कि यार ये बात सच है या झूठ है, तो ये बॉम्बास्टिक को भी आप कर सकते हो मार्क। एक तरफ तो भाई बहुत हवाबाजी करी गई, ओरेटिकल है, ठीक है, ओरेटोरिकल है, जो ओरेटर, ओरेटोरिकल से मतलब क्या है, ओरेटर, ओरेटर मतलब कौन होता है, स्पीकर, तो स्पीकर बस हवाबाजी में कोई बात बोल रहा है तो वो कैसी है, ओरेटोरिकल है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी तरफ इसका उल्टा क्या रहेगा भाई, प्लेन बात, एकदम डायरेक्ट बात बोली जा रही है, और लिटरल मतलब जो कहा जा रहा है वही उसका मीनिंग है, तो ये हो जाती हैं तीनों इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप लिटरल को मार्क कर सकते हो, लिटरल का मीनिंग आप सर्च करना, बड़ा प्यारा लिटरल का मीनिंग आएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम, उसको बोलते हैं लिटरल। नेक्स्ट अगला वर्ड है एनिमेट। वर्ब होता है जीवंत करने को, प्रोत्साहित करने को बोलते हैं एनिमेट करना, किसी को एनकरेज करना उसको बोलते हैं एनिमेट करना। टू ब्रिंग टू लाइफ और गिव एनर्जी टू, किसी को लाइफ में वापस से लाना और किसी को एनर्जी देना, है ना, तो इसको बोलते हैं एनिमेट करना। हिज स्पीच एनिमेटेड द होल क्राउड, उसकी स्पीच ने एनिमेट करा है, मतलब क्या, एनर्जाइज किया है लोगों को, क्या करा है,
एनकरेज किया है पूरी की पूरी क्राउड को, होल क्राउड, क्राउड होती है भीड़। एनलाइवन करा है, एनलाइव, देखो लाइव क्या होता है, लाइव का मतलब होता है जीवन, तो एनलाइवन कर दिया तो मतलब क्या, जीवंत कर दिया किसी को, एनर्जाइज कर दिया मतलब एनर्जी डाल दी किसी में, और स्टिमुलेट किया, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एनलाइवन को मार्क भी कर सकते हो, पहली बार सुना होगा आपने ये वर्ड, एनर्जाइज और स्टिमुलेट, ठीक है जी, स्टिमुलेट भी कर सकते हो मार्क को। एक तरफ तो भाई जीवंत करा गया है, प्रोत्साहित करा गया, एनकरेज करा गया है और एनर्जाइज किया है, दूसरी तरफ इसका उल्टा डेडन, डेडन मतलब किसी को मृत किया है, डिप्रेस कर दिया और डिस्करेज कर दिया, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है बट्रेस, वर्ब भी है, नाउन भी है, इसका मतलब होता है सहारा देना या फिर समर्थन करना, टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना किसी चीज़ को, या फिर स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करना। द डेटा बट्रेसेस हिज आर्ग्यूमेंट, डेटा ने क्या करा है, उसकी बट्रेस किया है, मतलब क्या, उसके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट किया है, स्ट्रेंथन मजबूत किया है। रीइंफोर्स, बोल्स्टर और सपोर्ट, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे रीइंफोर्स को, मार्क करेंगे बोल्स्टर को। एक तरफ तो सपोर्ट किया गया, स्ट्रेंथन मजबूती दी गई, दूसरी तरफ वीकन कमज़ोर किया, अंडरमाइन किया और हिंडर, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। इसमें से आप मार्क करेंगे अंडरमाइन को, अंडरमाइन मतलब कम करना किसी चीज़ को, और हिंडर मतलब बाधा डालना। अगला वर्ड है रिड्रेस, वर्ब होता है और ये नाउन भी होता है, इसका मतलब होता है सुधार करना, प्रतिकार। टू सेट राइट आर रॉन्ग, किसी एक चीज़ को राइट कर देना, कोई ख़राब चीज़ थी, रॉन्ग थी, उसको राइट कर देना, उसको बोलते हैं रिड्रेस करना। कंपनसेशन भी इसका मीनिंग हो सकता है। द विक्टिम्स सोट रिड्रेस थ्रू द कोर्ट्स, कोर्ट्स के थ्रू विक्टिम्स ने क्या ढूंढा है, रिड्रेस। अब यहाँ पर क्या, किसी चीज़ का है तो सुधार ढूंढा है, या फिर विक्टिम्स ने कंपनसेशन मांगा होगा, है ना, अपना एक हर्जाना मांगा होगा, तो इसका रिड्रेस के दोनों मीनिंग हो सकते हैं, सुधार भी और एक कंपनसेशन भी। रेमेडी, करेक्ट और रेक्टिफाई, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे रेक्टिफाई को, रेमेडी को भी मार्क करेंगे। एक तरफ तो भाई सुधार करा जा रहा है, चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, जो गलत है उसका निवारण किया जा रहा है, रिड्रेस किया जा रहा है। दूसरी तरफ वर्जन और ख़राब कर दे रहे हैं, अग्रावेट बढ़ा दे रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं। मार्क करेंगे अग्रावेट को, और डैमेज और वर्सन का तो पता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है टेम्पर, इसकी स्पेलिंग ठीक से देना, इसकी स्पेलिंग को बहुत ध्यान से देखना। टेम्पर, TAMPER, ना कि TEMPER, तो इसकी स्पेलिंग में कभी कभी पूछ लेता है तो गड़बड़ हो जाती है। टेम्पर एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है छेड़छाड़ करना, टू इंटरफेयर और मैस विद समथिंग इलीगली और इम्प्रॉपरली, किसी चीज़ को इलीगली छेड़छाड़ कर देना, किसी चीज़ से गड़बड़ी कर देना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं टेम्पर करना। ही वॉज अरेस्टेड फॉर टेम्परिंग विद द एविडेंस, एविडेंस से कोई टेम्परिंग कर रहा था, मतलब क्या, छेड़छाड़ कर रहा था, उसको अरेस्ट कर दिया गया। मेडल करना, इंटरफेयर और सबोटेज, मार्क करो मेडल को, एग्जाम में कई बार आया है, और सबोटेज को मार्क करेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इंटरफेयर का आपको पता होगा, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। एक तरफ तो भाई छेड़छाड़ करी जा रही है ना, गड़बड़ी करी जा रही है, दूसरी तरफ रेस्पेक्ट है, प्रिजर्व बचाया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है टैली, वर्ब भी है और ये नाउन भी है। भाई ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है टैली। टैली का मतलब क्या होता है, टैली का मतलब होता है मिलान करना, गणना करना, काउंट करना, है ना, उसको मैच करना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं टैली करना। टू काउंट और मैच, काउंट करना या तो या फिर मैच करना, और रिकॉर्डेड काउंट, ओके। हिज स्टोरी डजंट टैली विद द फैक्ट, उसकी जो स्टोरी है, उसकी जो कहानी है ना, वो मैच टैली नहीं करती, मतलब क्या, मैच नहीं करती फैक्ट से। काउंट, कैलकुलेट, कोरस्पोंड, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो मैच हो रही हैं चीज़ें, कैलकुलेट करा जा रहा है, दूसरी तरफ मिसमैच है, डिफर हो रहा है, और कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास में है चीज़ें, मार्क कर सकते हो कॉन्ट्राडिक्ट को। नेक्स्ट अगला वर्ड आर्बिट्रेरी, एडजेक्टिव होता है मनमाना, कोई चीज़ अगर मनमाने तरीके से करी जा रही है बिना किसी लॉजिक के, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी। बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस, अचानक से मनमाने तरीके से चॉइस कर ली कि ये काम इस तरीके से करना है, या फिर पर्सनल विम में कर लिया, खुद की मर्जी से कर लिया, लेकिन कोई रीज़न नहीं है उसका, कोई लॉजिक नहीं है, उस काम को बोलते हैं आर्बिट्रेरी। द डिसीजन सीम्ड आर्बिट्रेरी एंड अनजस्टिफाइड, जो डिसीजन लिया गया वो कैसा दिखता है, सीम का मतलब है दिखना, तो वो कैसा दिखता है, आर्बिट्रेरी मतलब मनमाने ढंग से करा गया काम दिखता है वो, और अनजस्टिफाइड है, उसको जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। कैप्रिशियस, रैंडम और अनरीजनेबल, मार्क करेंगे कैप्रिशियस को, तो इसका भी मीनिंग वही है, अनरीजनेबल, कोई चीज़ मनमाने ढंग से। एक तरफ तो चीज़ें मनमाने ढंग से हो रही हैं बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लॉजिक के, दूसरी तरफ रैशनल, लॉजिकल, रीज़न, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे रैशनल को, रैशनल का मतलब वही है लॉजिकल। अगला वर्ड है सिटीजनरी, नाउन होता है नागरिक वर्ग को, एक जो सिटीजन्स का एक कलेक्टिव ग्रुप होता है उसको बोलते हैं सिटीजनरी। भाई नागरिक हैं बहुत सारे,
लेकिन इन सब का पूरा जो कंप्लीट ग्रुप है, ये सारे नागरिक हैं, इन सब का एक पूरा ग्रुप है, उसको बोलते हैं सिटीजनरी। द सिटीजनरी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ देयर राइट्स। सिटीजनरी को, ये जो ग्रुप है नागरिकों का, इसको इन्फॉर्म करना चाहिए इनके राइट्स के बारे में, इनके अधिकारों के बारे में। पॉपुलेस, पब्लिक और रेजिडेंट्स, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क कर सकते हैं पॉपुलेस को। एक तरफ तो नागरिक वर्ग है, ग्रुप है सिटीजन्स का, दूसरी तरफ गवर्नमेंट। भाई सिटीजन्स हो गए एक, तो दूसरा क्या होगा, फिर गवर्नमेंट होगी, ऑफिशियल्स हो जाएंगे, और आउटसाइडर्स। एक तो नागरिक हैं, दूसरे बाहर के लोग हैं, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है सीज। वर्ब होता है जब्त करना, पकड़ लेना। टू टेक होल्ड फोर्सिबली और सडनली। तो सीज करने का मतलब, जैसे पुलिस ने मान लो बाइक सीज कर दी या कार सीज कर दी, तो इसका मतलब क्या होता है, उसको जब्त कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया। तो सीज का मतलब होता है कैप्चर कर लेना, उसको जब्त कर लेना। द पुलिस सीज द इलीगल वेपन्स। पुलिस ने क्या करा है, सीज करा है इलीगल वेपन को। ठीक है, सीज करना मतलब जब्त करना। कैप्चर, कॉन्फिस्केट और ग्रैब। कैप्चर आपको पता होगा कैप्चर का, ठीक है। वर्ड है इसमें काम का कॉन्फिस्केट, एग्जाम में बहुत बार आया है। कॉन्फिस्केट का मतलब भी होता है जब्त करना, सिनोनिम है इसका, बहुत प्यारा है, इसको जरूर याद करें। ग्रैब का मतलब भाई वही ले लेना, पकड़ लेना कोई चीज़। सीज कर लिया एक तरफ, तो जब्त कर लिया, कैप्चर कर लिया, दूसरी तरफ रिलीज हो रहा है, फ्री करा जा रहा है, और सरेंडर, ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। नेक्स्ट अगला वर्ड है विस्पर। वर्ब भी है, नाउन भी है। फुसफुसाने को या कानाफूसी को बोलते हैं विस्पर करना। तो स्पीक वेरी सॉफ्टली और क्वाइटली। तो फुसफुसाना, आराम से, बहुत किसी चीज़ को बहुत सॉफ्टली, बहुत धीमे से बोल देना, उसको बोलते हैं विस्पर करना। ही विस्पर्ड अ सीक्रेट इन हर ईयर। उसने क्या करा, विस्पर किया, धीरे से बोला क्या, एक सीक्रेट उसके कान में। मरमर करना, मटर और ब्रीथ, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। मार्क करेंगे मरमर को, मार्क करेंगे मटर को। ठीक है, मटर, ये हिंदी वाला मटर नहीं है, खाने वाला मटर नहीं है। मटर का मतलब होता है वही फुसफुसाना, किसी बात को बहुत धीमे से बोलना। एक तरफ तो भाई विस्पर करा जा रहा है, फुसफुसाया जा रहा है चीज़ों को, मरमर कर रहे हैं। दूसरी तरफ शाउट, एकदम चिल्ला रहे हैं। येल मतलब चिल्लाना, स्क्रीम, तीनों का सेम मीनिंग है, चिल्लाना। शाउट का आपको पता होगा, येल मार्क करेंगे, स्क्रीम मार्क करेंगे। ये अच्छे वर्ड्स हैं, एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स। पहला है योमैन सर्विस, अत्यंत उपयोगी सेवा। एक्सीलेंट एंड लॉयल सर्विस, इतनी लॉयल सर्विस है कि आपने अगर किसी को बोला कि हाँ भाई मुझे ये काम है, तो होगा योमैन, मतलब क्या, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो कोई अगर हमेशा तैयार है, एकदम लॉयल सर्विस है, तो वही होती है योमैन सर्विस। द वॉलंटियर्स डिड योमैन सर्विस ड्यूरिंग द फ्लड रिलीफ। वॉलंटियर्स होते हैं जो अपने आप काम को करते हैं, किसी चीज़ की सर्विस को खुद से अगर कोई कर रहा होता है, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे की स्वार्थ के, उसको बोलते हैं वॉलंटियर। तो वॉलंटियर्स ने क्या करा है, योमैन सर्विस दी है, मतलब एकदम लॉयल सर्विस दी है, असिस्टेंस दी है ड्यूरिंग द फ्लड रिलीफ। फ्लड रिलीफ आया था, बाढ़ आ गई थी, उसके रिलीफ के दौरान वॉलंटियर्स ने दिया है योमैन सर्विस, यानी कि एकदम लॉयल सर्विस, असिस्टेंस। अगला है रैट रेस, व्यर्थ की प्रतिस्पर्धा। अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर वेल्थ और पावर। वेल्थ और पावर के लिए एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल चल रहा है, उसको बोलते हैं रैट रेस। ही क्विट द कॉर्पोरेट रैट रेस टू लिव इन द हिल्स। अच्छा, रैट रेस क्या है, एक तरफ जैसे चूहा जिस तरफ भाग रहा है, तो फिर सारे चूहे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। तो रैट रेस क्या है कि भाई चूहे की दौड़ में शामिल हो गए लोग, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कोई पर्पज़ नहीं है, कुछ नहीं है, बस वो उस काम को कर रहे हैं, तो वो होती है रैट रेस। तो उसने कॉर्पोरेट रैट रेस को छोड़ दिया, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, तो उसने क्विट कर दिया कॉर्पोरेट रैट रेस को, टू लिव इन द हिल्स, हिल्स में रहने के लिए। नेक्स्ट अगला वर्ड है, अगला इडियम है अ बर्ड्स आई व्यू। अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है समग्र दृष्टिकोण, एन ओवरव्यू और जनरल पर्सपेक्टिव। भाई ऊपर से एक बर्ड बैठा हुआ है, पक्षी बैठा हुआ है, पक्षी कितना देख पाएगा, एक छोटा सा, तो एक ओवरव्यू मिलेगा उसको, एक जनरल पर्सपेक्टिव मिलेगा, बहुत डिटेल का पर्सपेक्टिव नहीं रहेगा, उसका नज़रिया बहुत डिटेल में नहीं रहेगा, बस उसको छोटा सा एक समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी। रिपोर्ट आई है कोई, वो क्या प्रोवाइड करती है, एक बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी, मतलब एक बस एक ओवरव्यू मिलता है उससे, एक डिटेल रिपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट अगला इडियम है हैव अदर फिश टू फ्राई। कुछ और ज़रूरी काम होना, टू हैव मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, कुछ और ज़रूरी इंपॉर्टेंट काम होना, मतलब हैव अदर फिश टू फ्राई। आई कांट स्टे लॉन्ग, आई हैव अदर फिश टू फ्राई। मैं अब और ज़्यादा नहीं रुक सकता, मेरे पास और काम भी हैं करने के लिए। ठीक है, कई बार होता है ना कि जब हम जाते हैं कि भाई कुछ लोग हमको रोक रहे होते हैं अपने घर पे कि नहीं भाई रुक जाइए, नहीं, अब हम नहीं रुक सकते। आई हैव अदर फिश टू फ्राई, मेरे पास और बहुत सारे काम हैं करने के लिए। फ्रेजल वर्ब्स,
पहला है रिग्ड अगेंस्ट, इसका मतलब होता है किसी के खिलाफ धोखाधड़ी करना। मैनिपुलेटेड अनफेयरली टू कॉज समवन टू फेल, किसी को फेल करने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए अनफेयर तरीके से मैनिपुलेट करना, उसको बोलते हैं रिग्ड अगेंस्ट। ही बिलीव द गेम वॉज रिग्ड अगेंस्ट हिम, उसको पूरा बिलीव था कि वो जो गेम था वॉज रिग्ड अगेंस्ट, मतलब उसके खिलाफ धोखा हुआ था। वाइप ऑफ का मतलब होता है मिटा देना, वाइप का मतलब मिटा देना। वाइपर होता है घर में वाइपर, तो वाइपर से क्या काम करते हो आप भाई, दाग धब्बे जो है उनको मिटाने का ही तो काम कर रहे होते हो। तो वाइप ऑफ करना मतलब क्या है, रिमूव कर देना किसी चीज़ को कंप्लीटली। शी वाइप्ड ऑफ द डर्ट फ्रॉम द टेबल, टेबल से उसने क्या करा है, डर्ट, डर्ट होती है धूल, धूल को वाइप ऑफ कर दिया मतलब मिटा दिया। वाइप आउट का मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, कंप्लीटली किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, तहस नहस कर देना, उसको बोलते हैं वाइप आउट। द विलेज वॉज वाइप्ड आउट इन द फ्लड, फ्लड यानी कि बाढ़, बाढ़ आई है और बाढ़ में पूरा विलेज क्या हो गया है, वाइप आउट हो गया, मतलब क्या, नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। बाढ़ आती है ना, बहुत तबाही मचाती है। वाइप अप, आज वाइप के ही हैं सारे फ्रेजल वर्ब्स। वाइप अप का मतलब होता है साफ करना, टू क्लीन अ सरफेस बाई वाइपिंग, वाइपिंग करके उसको साफ करना। ही वाइप्ड अप द स्पिल्ड जूस, जूस बिखर गया था उसको वाइप अप करा है, मतलब क्या, उसको साफ किया है। ठीक है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, पहला है जेनिथ, नाउन होता है, चरम बिंदु को या फिर शिखर को बोलते हैं जेनिथ। द हाईएस्ट पॉइंट और पीक, किसी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट है, पीक है बिल्कुल सबसे ऊपर की चोटी है, उसको बोलते हैं जेनिथ। ही रीच्ड द जेनिथ ऑफ हिज करियर, अब वो कहाँ पहुँच गया, अपने जेनिथ पर पहुँच गया, अपने करियर की, मतलब अपने करियर के बिल्कुल पीक पर पहुँच गया है। एरुडिशन नाउन होता है, विद्वता, डीप और स्कॉलरली नॉलेज, किसी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी नॉलेज है, बहुत विद्वान व्यक्ति है, उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज भरा हुआ है, तो वो जो उसकी नॉलेज है उसको बोलते हैं एरुडिशन। द प्रोफेसर इम्प्रेस्ड एवरीवन विद हिज एरुडिशन, प्रोफेसर इम्प्रेस हुआ, इम्प्रेस्ड एवरीवन, उसने प्रोफेसर ने इम्प्रेस किया, इम्प्रेस हुआ नहीं, अगर होता तो फिर यहाँ पर वॉज इम्प्रेस्ड होता। द प्रोफेसर इम्प्रेस्ड, प्रोफेसर ने इम्प्रेस किया एवरीवन यानी कि सभी को, विद हिज एरुडिशन, अपने ज्ञान से, अपनी विद्वता से। एब्डिकेट वर्ब होता है, त्यागने को बोलते हैं एब्डिकेट करना, सिंहासन या पद, किसी चीज़ को त्याग देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। टू गिव अप अ पोजिशन ऑफ पावर, पावर की कोई एक पोजिशन है, कोई एक पोस्ट है, उसको त्याग देना, उसको रिजेक्ट कर देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेट करना। द किंग एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन, किंग ने एब्डिकेट किया, त्याग दिया, थ्रोन होता है मुकुट, यानी कि अपने राज्य को त्याग दिया, इन फेवर ऑफ हिज सन, अपने सन के लिए, अपने बेटे के लिए। सन से याद आया, कल एक वर्ड आया था SCION, बताओ इसका मीनिंग क्या था, कमेंट में बताएंगे मुझे। SCION, सियोन का मतलब क्या था, सियोन का मतलब सन ही है, अरे यार मैंने क्यों बता दिया, सन ही है, लेकिन वो कैसा होता है यार मैं बता देता हूँ, चलिए अब तो बता ही दिया मैंने। सियोन का मतलब होता है जो वंशज होता है, जैसे किसी कोई एक ग्रुप है, कोई एक फैमिली है, बहुत रिच फैमिली चल रही है, उसके परिवार में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो उनका वंशज आ रहे होते हैं, उनको बोलते हैं सियोन। अगला है बेलिकोस, एडजेक्टिव होता है, युद्ध प्रिय झगड़ालू व्यक्ति को बोलते हैं बेलिकोस। डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन और ईगरनेस टू फाइट, कोई व्यक्ति हमेशा एकदम लड़ाई पे उतारू रहता है, जब देखो उसको लड़ने का काम है, तो वो व्यक्ति कैसा है, बेलिकोस। हिज बेलिकोस टोन एस्केलेटेड द आर्ग्यूमेंट, कोई व्यक्ति था, उसकी बेलिकोस टोन थी, मतलब झगड़ालू वाली टोन थी उसकी, होती है ना कुछ लोगों की वॉइस बहुत एकदम झगड़ालू तरीके की होती है, कि अगर ना भी कोई लड़ाई हो रही हो, तो अगर वो पहुंच जाए तो फिर वहाँ लड़ाई पक्का है, तो उनको वो बोलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि वो लड़ रहे हैं, तो उनकी जो बेलिकोस टोन, तो वही होती है बेलिकोस, यानी कि झगड़ालू टोन। एस्केलेटेड द आर्ग्यूमेंट, उससे क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस और भड़क गई। वर्ड्स और आज के आइटम्स जितने भी थे उसके वोकैब के सारे बहुत बढ़िया थे, एग्जाम में पूछे गए, ये सारे प्रीवियस ईयर से लेता हूँ, सारे जितने भी मैं दे रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सा भी फालतू का है, फालतू का यहाँ कुछ नहीं मिलता भाई इस वीडियो में, ये पूरी क्लास ही एग्जाम ओरिएंटेड बनाई गई है। जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपको समझ में आएगा कि आपने जो कुछ पढ़ा है वो केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा है। ऑलराइट, चलिए अब हम एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। आज का टाइटल है अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट, एक भरोसे का क्राइसिस आया हुआ है कि भाई भरोसे में गड़बड़ी चल रही है। ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट एंड इम्पार्शियल इन इट्स एक्शंस, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI है, मस्ट बी मोर ट्रांसपेरेंट, उसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और ज़्यादा इम्पार्शियल, एकदम गैर पक्षपाती होना चाहिए अपने एक्शंस में, अपने कार्यों में।
तो आज का एडिटोरियल ईसीआई के ऊपर बेस्ड है। इलेक्शंस होते हैं हमारे देश में, उसके बाद जो ये चल रही होती हैं चीज़ें, बताया जा रहा होता है कि भाई धांधली हो गई, ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो उसी के बारे में आज की एडिटोरियल है। उसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। द क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम और डेमोक्रेसी इन जनरल इज डिपेंडेंट सोलली ऑन इट being seen as fair by all, particularly so by the loser। जो क्रेडिबिलिटी ऑफ एन इलेक्टोरल सिस्टम है, जो इलेक्टोरल सिस्टम यानी कि चुनावी व्यवस्था जो है हमारे देश की, जो चुनावी व्यवस्था है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है यानी कि उसकी जो विश्वसनीयता है, या फिर डेमोक्रेसी इन जनरल, वो किस चीज़ पर डिपेंडेंट है? सोलली यानी कि एक खास तौर पर किस पर? ऑन इट बीइंग सीन एज फेयर बाय ऑल, कि सब लोग इसको फेयर तरीके से देखें, और पर्टिकुलरली कौन लोग? जो हार गए हैं। जीतने वाला तो फेयर देखता ही है, लेकिन जो हार चुका है ना, उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारा जो चुनावी व्यवस्था है उस पर शक नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरत है डेमोक्रेसी के अंदर। इलेक्टोरल सिस्टम, अच्छा पहले तो बात देखो, इस जो आया ये वर्ब है, ये आया किसके लिए है भाई? डेमोक्रेसी के लिए आया, सिस्टम के लिए आया, किसके लिए? बात हो रही है क्रेडिबिलिटी की, इलेक्टोरल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी। और ये क्या है? क्रेडिबिलिटी इज डिपेंडेंट सोलली, तो ये डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है क्रेडिबिलिटी और वर्ब है इज। यहाँ पर एक वर्ड आया इलेक्टोरल सिस्टम। सिस्टम कैसा है कि भाई इलेक्टोरल है, तो इलेक्टोरल ने सिस्टम क्या है? नाउन है, तो सिस्टम की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडजेक्टिव। ठीक है, आज बहुत सारी जगह पर मैंने समझाया है एडजेक्टिव कैसे काम कर रहा होता है। दिस इज कंपेरेबल टू अ जुडिशियल डिस्प्यूट और अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑन दिस काउंट। तो ये क्या है? कंपेरेबल बात है, ये तुलनात्मक बात है, तो जुडिशियल डिस्प्यूट और ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑन दिस काउंट, कि भाई ये बात जो है बिल्कुल वैसी है, कोई स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, कोई जुडिशियल डिस्प्यूट हो रही है, उसी के जैसी बात है इलेक्टोरल सिस्टम पर अगर वो सवाल उठ रहे हैं। तो डिस्प्यूट कैसी है? जुडिशियल है, तो डिस्प्यूट नाउन है, और जुडिशियल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इवेंट नाउन होता है, और इवेंट की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई इवेंट कैसा है? स्पोर्टिंग, तो ये यहाँ पर काम करता है एडजेक्टिव का। इफ द लॉजर्स थिंक दे लॉस्ट ओनली बिकॉज द प्रोसेस वॉज रिग्ड अगेंस्ट देम, अ क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स। अगर जो लॉजर्स हैं, जो हार गए हैं, जो इलेक्शन में हार गए, अगर उनको लगता है कि भाई केवल जो हारे, दे लॉस्ट ओनली बिकॉज, वो केवल इसलिए हारे कि भाई प्रोग्रेस, जो प्रोसेस था, जो इलेक्शन का प्रोसेस था, वॉज रिग्ड अगेंस्ट देम, कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप्स, वहाँ पर फिर एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो जाता है कि भाई भरोसे पर सवाल उठ जाते हैं। The serious charges being raised against the Election Commission of India (ECI) by the leader of opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, has to be seen in this context। जो सीरियस चार्ज लेवल करे गए इलेक्शन कमीशन पर, और किसने करे? लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी ने करे। हैज़ टू बी सीन इन दिस कंटेक्स्ट, और इसको क्या करना चाहिए? इसी कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। हैज़ टू बी इंटर, अच्छा हैज़ किसके लिए आया भैया? हैज़ किसके लिए आया? द सीरियस चार्जेस। अब आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ पर। हैज़ किसके लिए आया? राहुल गांधी के लिए आया, यहाँ पर हैज़ नहीं आया। लोकसभा के लिए आया, नहीं आया। लीडर के लिए आया, नहीं आया। ईसीआई के लिए आया, नहीं आया। चार्जेस के लिए तो फिर हैव आता, नहीं आया। आया किसके लिए? फिर आया किसके लिए भाई? यहाँ पर हैज़ किसके लिए आया? हैज़ वर्ब है, सिंगुलर में यूज़ करा है, तो यहाँ पर सिंगुलर किसके लिए यूज़ करा गया? ना तो राहुल गांधी के लिए करा गया, ना लीडर के लिए करा, ना इलेक्शन कमीशन ईसीआई के लिए करा, ना चार्जेस के लिए करा। किसके लिए है? सब्जेक्ट क्या है? तो देखो, होता ये है, एक सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर द सीरियस चार्जेस बीइंग रेज्ड अगेंस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी, इस पूरी बात को एक सिंगुलर चीज़ कंसिडर करेगा, और इस पूरी बात को सिंगुलर कंसिडर करने के बाद इसके लिए फिर यहाँ पर हैज़ लगाएगा। बहुत यूनिक रूल है ये, इसको बहुत ध्यान से देख लेना। कई बार आपको मिलेगा, मैं आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम बताता रहूँगा इस चीज़ को, कि कहाँ पर एक सिंगुलर पूरे एक सेंटेंस को एक सिंगुलर चीज़ कंसिडर करके सिंगुलर वर्ब लगाइए। तो हैज़ टू बी सीन इन दिस कंटेक्स्ट, इस कंटेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। He says that he has plans to disclose more information regarding discrepancies in the 2024 general election। कह रहा है कि भाई he says that, उसने क्या कहा? किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा that he has plans to disclose, कि मेरे पास कुछ प्लान्स हैं कि वो डिस्क्लोज करेगा। more information, और इन्फॉर्मेशन देगा regarding discrepancies, जो गड़बड़ी दिख रही है 2024 के जनरल इलेक्शंस में। कह रहा है कि उसके पास कुछ प्लान्स हैं कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। One must wait for the details of those allegations before making any comments on their merits।
वन मस्ट वेट मतलब हमको वेट करना चाहिए किसके लिए, फॉर द डिटेल्स के लिए, जो भी एलिगेशंस लगाए हैं, बिफोर मेकिंग एनी कमेंट्स ऑन देयर मेरिट्स। राहुल गांधी ने एलिगेशंस लगाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कुछ उसके बारे में सोच लेना चाहिए या मानकर बैठ जाना चाहिए कि हाँ भाई गड़बड़ी हो सकती है। वेट करना चाहिए, जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनको सामने लाओ, पब्लिक डोमेन में लाओ और दिखाओ कि हाँ भाई गड़बड़ी हुई है, तो ये चीज़ का वेट करना चाहिए। यहाँ पर इलेक्शन नाउन है और इलेक्शन कैसा है, ये क्या बात बता रही है हमको, जनरल। तो जनरल क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। इलेक्शन की एक्सटर्नल फंक्शन तेरा जनरल, तो जनरल इलेक्शन है, कैसे इलेक्शन है, जनरल। तो जनरल से पता लगा इलेक्शन कैसे हैं, तो ये एडजेक्टिव हो जाता है। द ECI, अच्छा मस्ट के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई भी मॉडल है उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मस्ट वेट यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। द ECI हैज़ कम अंडर अटैक बाय पॉलिटिशियंस अर्लियर टू। ECI जो है वो अंडर अटैक, काफ़ी बार उस पर अटैक होते रहे हैं, काफ़ी बार उसके ऊपर एलिगेशंस लगते रहे हैं, बाई पॉलिटिशियंस अर्लियर टू। ये जो वर्ड है ना टू, ये इतना यूनिक वर्ड है, जहाँ लगा दोगे ना, जहाँ लगा दोगे वहीं पर उसका मीनिंग हो जाएगा भी। अब इसको आप लगाओ यहाँ पर, द ECI टू, तो ECI भी कई बार अंडर अटैक रहा है। एक बात हो गई कि ECI भी कई बार अंडर अटैक रहा है, यहाँ से हटाइए। अगर इसको कहें द ECI हैज़ कम अंडर अटैक टू, ECI अटैक भी हुए हैं ECI के ऊपर, यहाँ पर मीनिंग इसका आ गया ये। अगर यहाँ से हटाकर इस टू को हम लगाते हैं यहाँ पॉलिटिशियंस के साथ में, तो ECI हैज़ कम अंडर अटैक बाई पॉलिटिशियंस टू, ECI पर अटैक होते रहे हैं किसके द्वारा, पॉलिटिशियंस भी उस पर अटैक करते रहे हैं, इसका मतलब कोई और भी करता रहा है। यहाँ से हटाकर जहाँ पर ये ओरिजिनली लगा हुआ है सेंटेंस में, द ECI हैज़ कम अंडर अटैक बाई पॉलिटिशियंस अर्लियर टू, अर्लियर टू मतलब पहले भी होते रहे हैं, मतलब क्या आज भी हो रहे हैं, मतलब क्या बाद में भी होंगे। तो ये टू का इतना इंपॉर्टेंस हो जाती है, जहाँ लग जाता है वहीं पर मीनिंग चेंज हो जाती है। नरेंद्र मोदी when he was the chief minister of Gujarat had repeatedly questioned the impartiality of the ECI। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रिपीटेडली क्या करा, क्वेश्चन करा इम्पार्शियलिटी ऑफ द ECI का। इम्पार्शियलिटी क्या है, उसकी पक्षपातीपन, जो मतलब क्या, पार्शियल क्या होता है, पक्षपात, इम्पार्शियल क्या होता है, जो गैर पक्षपाती कोई चीज़ है। तो इलेक्शन कमीशन की जो फेयर तरीके से काम होता है उस चीज़ पर सवाल उठाए जाते रहे। इम्पार्शियलिटी एक नाउन है, रिपीटेडली कोई चीज़ हो रहा है, क्वेश्चन रिपीटेडली, तो रिपीटेडली से पता है चल रहा है कि कोई चीज़ किस तरीके से हो रही है, तो ये क्या है, तरीके से हो रही है, तो मतलब क्या, एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है। ठीक है, ये क्या होता है, एडवर्ब होता है। Many of these charges against the ECI are rhetorical attempts by political parties or leaders to animate supporters। तो many of these charges, बहुत सारे जो इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं ना ECI के ऊपर, अगेंस्ट द ECI, ये रिटोरिकल अटैम्प्ट्स होते हैं, ये फर्जीवाड़े के, बस हवाबाजी के अटैम्प्ट्स होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इस काम को करती हैं या फिर लीडर्स इस काम को करते हैं टू एनिमेट सपोर्टर्स, अपने सपोर्टर्स को एनिमेट करने के लिए, उनको कहीं ना कहीं एनकरेज करने के लिए कि हाँ भाई हम जो हारे हैं, हमको हराया गया है, सिंपैथी बटोरने के लिए वो ये काम करते हैं। बिहार में, इन बिहार द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट असेंबली, स्टेट असेंबली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन है। असेंबली कैसी है, स्टेट असेंबली है, तो स्टेट ने क्या काम करा, एक्सटेंड फॉर्मेशन, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और असेंबली नाउन है। तेजस्वी यादव उनका नाम है, बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन का। हैज़ अलीज्ड, अलीज्ड का मतलब था आरोप लगाना, हैज़ अलीज्ड हिज नेम डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन द ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल विच इज़ बीइंग रिवाइज्ड बाय द ECI। ECI ने एक जो इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट है, उसको रिवाइज किया था। तेजस्वी यादव का ये आरोप था कि भाई उनका नाम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता उस लिस्ट के अंदर। एज इट टर्न्स आउट द electors photo identity card EPIC number that he thought was his is different from the one in the ECI records, raising a new controversy। as it turns out, जैसे ही बाहर सामने आई चीज़ें, EPIC नंबर जो आया, that he thought was his, उसको लगता था कि उसका है, is different from the one in the ECI record, तो ECI रिकॉर्ड में वो चीज़ अलग थी। रेजिंग a न्यू कंट्रोवर्सी, इससे एक नई कंट्रोवर्सी, एक नया विवाद खड़ा हो गया। कंट्रोवर्सी होता है नाउन। Politicians should be raising questions about the electoral process only when there are strong grounds for doing so। Politicians को क्वेश्चन रेज करने चाहिए इलेक्टोरल प्रोसेस पर, कब, ओनली व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स फॉर डूइंग सो, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तब तो आप इलेक्टोरल प्रोसेस पर सवाल उठाइए, अदरवाइज सवाल नहीं उठने चाहिए। बिना किसी बुनियाद, बिना किसी ठोस सबूत के, बिना किसी वजह के आप सवाल उठा दे रहे हो, जो कि गलत है। ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम इज फाउंडेशनल टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी।
जो ट्रस्ट है ना इलेक्टोरल सिस्टम में, अगेन देखो यहाँ पर इलेक्टोरल सिस्टम, सिस्टम कैसा है इलेक्टोरल, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया और ये सिस्टम नाउन है। ट्रस्ट इन द इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम में जो ट्रस्ट है वो कैसा, इस फाउंडेशनल, बहुत ज़्यादा बुनियादी है। टू रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसी है, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिली, रिप्रेजेंटेटिव से, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और डेमोक्रेसी क्या है, नाउन है। तो दोनों चीज़ें आपको आज समझ में आ रही होंगी अच्छे से कि भाई ये वर्ड्स जो आसपास जुड़ रहे होते हैं उनका क्या सेंस होता है। दैट सेड द ECI's recent statements and actions, far from buttressing public trust and enhancing transparency in the process, raise more questions. दैट सेड, और कहा गया है भाई कि भाई ये जो ECI का रिसेंट स्टेटमेंट्स आए और एक्शंस लिए गए, फार फ्रॉम बटरेसिंग पब्लिक ट्रस्ट, बटरेस करना मतलब सपोर्ट करना, तो ये फार है मतलब दूर है, बटरेसिंग पब्लिक ट्रस्ट नहीं जुटा पा रही है, उसका सपोर्ट नहीं जुटा पा रहे, एंड एनहेंसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। तो ये क्या है, ये जो एक्शंस दिख रहे हैं, स्टेटमेंट दिख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ी में दिख रहे हैं, वहाँ पर चीज़ें विश्वसनीय तरीके से नहीं दिख रही। मतलब ECI में कुछ ऐसा गड़बड़ सामने नहीं आई है, लेकिन उसके जो स्टेटमेंट्स और एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहे हैं कि पब्लिक सपोर्ट उसमें नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि दूसरे जो हारे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर पा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। प्रूव वो भी नहीं कर पा रहे और अपनी बात को प्रूफ ECI भी नहीं कर पा रहा कि कैसे प्रूव कर दे कि हाँ भाई हम ठीक है। फार फ्रॉम बटरेसिंग पब्लिक ट्रस्ट एंड एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस, रेज मोर क्वेश्चन, तो इस पर और सवाल खड़े होते हैं। Its efficiency and its neutrality are on the test in the preparation of the rules, scheduling of elections, enforcing of the code of conduct, counting process, and the redress of complaints. Its efficiency, its किसके लिए आया ये आया ECI के लिए। ECI की जो efficiency है और उसकी जो न्यूट्रलिटी है कि भाई वो न्यूट्रल है, बिल्कुल किसी की तरफ नहीं है, वो कोई सी पार्टी उसके लिए मायने नहीं रखती। आर ऑन टेस्ट, ये चीज़ टेस्ट पर है, ये इसकी परीक्षा है। इन द प्रिपरेशन ऑफ रोल्स, जो वोटर की लिस्ट बनती है उसकी प्रिपरेशन में। शेड्यूलिंग ऑफ इलेक्शन, कि भाई इलेक्शन कब शेड्यूल हो रहे हैं। एनफोर्समेंट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन के दौरान क्या कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा उसका एनफोर्समेंट। काउंटिंग प्रोसेस में जो फेयरनेस रहेगी वो, एंड द रिड्रेस ऑफ कंप्लेंट, अगर कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसका रिड्रेसल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक परीक्षा उसकी, उसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो ये चीज़ अब एक टेस्ट पर है, उसकी परीक्षा होनी है। द ECI स्टैंड्स चार्ज ऑन ईच ऑफ दिस काउंट्स, और ECI कहाँ स्टैंड्स चार्ज। अब ये जो ऊपर की जितने भी काउंट्स आपको बताए भाई, रोल्स वाली बात, इलेक्शन के शेड्यूलिंग वाली बात, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट को एनफोर्स करने की बात, या कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने की बात, या फिर काउंटिंग प्रोसेस की वाली बात, ये सारे जितने भी काउंट्स हैं इन सब में ECI स्टैंड्स चार्ज। चार्ज का मतलब होता है आरोप लगना, तो ECI के ऊपर इन चीज़ों पर आरोप लगते रहते हैं। Other than protesting that the electronic voting machine EVM are beyond tampering and that political parties should raise objections regarding rolls at the appropriate time, the ECI has refused to come clean on multiple issues. देखो, other than protesting that the EVM are beyond tampering, इस चीज़ की प्रोटेस्ट करने के अलावा कि भाई EVM जो है वो बियॉन्ड टेम्परिंग है, उस पर गड़बड़ी नहीं की जा सकती, एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड रेज ऑब्जेक्शंस रिगार्डिंग रोल्स एट द अप्रोप्रिएट टाइम, और ये कहा जाता है कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको ऑब्जेक्शंस रेज करने चाहिए वोटर लिस्ट के बारे में एक अप्रोप्रिएट टाइम पर, जब वो वोट लिस्ट बन रही है, जब आपके सामने आई है उसी समय पर उस चीज़ के ऊपर सवाल खड़े होने चाहिए, ना कि इलेक्शन होने के बाद। द ECI हैज़ रिफ्यूज, ECI ने रिफ्यूज़ करा है टू कम क्लीन ऑन मल्टीपल इश्यूज़, ECI ने फालतू की सफाई देने से कई बार मना करा है अलग अलग इश्यूज़ पर। ठीक है ना यार, जब वोट लिस्ट बन रही है उसी समय पर कहीं ना कहीं कंप्लेंट्स होनी चाहिए। आप इलेक्शन को हार जाते हो, उसके बाद कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई इलेक्शन हम इस वजह से हार गए कि वोट लिस्ट ख़राब थी, तो वोट लिस्ट तो पहले ही पता था आपको ख़राब थी, तो वहाँ पर कंप्लेंट होनी चाहिए थी अप्रोप्रिएट टाइम पर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बात चल रही है किसी एक मशीन की, और मशीन कैसी है, वोटिंग मशीन है, और वोटिंग में कैसी, इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक और वोटिंग है, मशीन तो नाउन हो गया, वोटिंग और इलेक्ट्रॉनिक ने किस चीज़ का काम करा, एडजेक्टिव का, तो ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट द वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन विच इज़ वन ऑफ द 3 parts दैट मेक एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इट हैज़ नॉट बीन ट्रांसपेरेंट अबाउट द वोटर, वीवीपैट जो मशीन होती थी, तो ये ट्रांसपेरेंट, हैज़ नॉट बीन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं है, विच इज़ वन ऑफ द 3 parts, जो कि 3 पार्ट्स हैं
दैट मेक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो बनती है, वोटिंग मशीन किससे बनती है? 3 चीज़ों से बनती है, उसमें से एक वीवीपैट है। तो उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं कि भाई ये ट्रांसपेरेंट नहीं रही है। अनलाइक द अदर 2 पार्ट्स, दूसरे पार्ट जो है द बैलेट यूनिट है और उसकी कंट्रोल यूनिट है। द वीवीपैट हैज सॉफ्टवेयर दैट इज सेंट्रली इंस्टॉल्ड एंड इट इज कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर एक बैलेट यूनिट होती है, एक कंट्रोल यूनिट और तीसरी वीवीपैट। तो कह रहे हैं कि भाई जो वीवीपैट सॉफ्टवेयर है ना, तो इस सेंट्रली इंस्टॉल करा जाता है उसको एंड इज कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट, और इसको कंट्रोल यूनिट से ये कनेक्टेड रहता है। द रैंडम टेलिंग ऑफ द वीवीपैट विद द इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट वोट्स इज नाउ एन एक्सट्रीमली आर्बिट्रेरी प्रोसेस। रैंडम टेलिंग जो काउंटिंग होती है वीवीपैट के थ्रू विद द इलेक्ट्रॉनिकली कास्ट वोट, जो इलेक्ट्रॉनिकली वोट डाले गए हैं, इज नाउ एन एक्सट्रीमली आर्बिट्रेरी प्रोसेस। अब ये कैसा है? बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली आर्बिट्रेरी प्रोसेस है, इलॉजिकल इसको बताया जा रहा है कि भाई इसमें कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है। प्रोसेस है नाउ, प्रोसेस कैसा है? आर्बिट्रेरी। ये एडजेक्टिव का काम करा इसने। भाई प्रोसेस कैसा है? उसकी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन दी आर्बिट्रेरी ने। और कितने हद तक है? एक्सट्रीमली। तो ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इनकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और किसने दी? एडवर्ब ने। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली एडवर्ब है, आर्बिट्रेरी एडजेक्टिव है और प्रोसेस नाउन है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट हैव द इक्वल कैपेसिटी टू मॉनिटर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं डू नॉट हैव द इक्वल कैपेसिटी, उनके पास इक्वल कैपेसिटी नहीं है कि वो मॉनिटर कर पाएँ वेरियस स्टेज पर इलेक्टोरल प्रोसेस को। एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट अ मैटर ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन पार्टीज एंड द ईसीआई। किसी भी कीमत पर इलेक्शन प्रोसेस जो है वो एक मैटर नहीं है नेगोशिएशन का, मोल भाव का कोई मतलब ही नहीं है बिटवीन पार्टीज एंड द ईसीआई, कि भाई ईसीआई और पार्टीज के बीच में ऐसा नहीं है कि भाई मोल भाव होना चाहिए। ये तो एक फेयर इलेक्शन प्रोसेस तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुछ भी ईसीआई को अपने तरीके से काम करना चाहिए और पार्टीज़ को अपने वहाँ पर गरिमा बनाकर रखनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज हैव अ रोल टू प्ले, पॉलिटिकल पार्टीज के अपना एक रोल है प्ले करने का। बट द रियल क्वेश्चन इज टू एंश्योर दैट द सिटीजनरी एट लार्ज इज रीअश्योर्ड ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना एक रोल होता है, उनको अपने तरीके से चीज़ों को करना होता है, लेकिन रियल क्वेश्चन जो है वो ये है कि भाई एंश्योर करा जाए हमारी सिटीजनरी को, हमारे नागरिकों को, पूरे ग्रुप जो है हमारे देशवासियों को एट लार्ज, पूरे देश में, कि भाई उनको रीअश्योर किया जाए ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, कि भाई इलेक्शन जो होते हैं बिल्कुल फेयर होते हैं, इस चीज़ की एश्योरेंस उनको मिलनी चाहिए। द ईसीआई नीड्स टू करेक्ट इट्स कोर्स टू एंश्योर दैट, और ईसीआई को इस चीज़ को करेक्ट करना चाहिए, अपने जो उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो प्रोसेस है पूरा, उसको करेक्ट करना चाहिए टू एंश्योर दैट, कि भाई लोगों को लगना चाहिए कि हाँ भाई एंश्योर है। भले ही चाहे आज ईसीआई बहुत तरीके से कंडक्ट करा रहा है इलेक्शन कमीशन, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो विपक्ष पार्टी जो हार गई है, वो पार्टी अगर इस चीज़ को पब्लिक में बैठा देगी कि भाई ये ठीक से नहीं हुआ इलेक्शन, तो कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अगर ईसीआई तरीके से कर रही है तो उस चीज़ पर उसका पूरा एक स्टैंड, उसका स्टांस जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलिए भाई, अच्छा एडिटोरियल था, काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के। अब हम करते हैं कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाई इज पब्लिक ट्रस्ट इन इलेक्शंस एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। पब्लिक ट्रस्ट क्यों ज़रूरी है इलेक्शन में? जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई इलेक्शन फेयर हो रहे हैं, ये पब्लिक को लगना चाहिए। बिकॉज इट इंश्योर्स द सक्सेस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ऐसी तो कोई बात नहीं है, एक पार्टी की तो सक्सेस के बारे में इंश्योर नहीं करता। इट मोटिवेट्स द सिटीजन्स टू ज्वाइन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करता है सिटीजन्स को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट अवॉइड्स क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया से ये क्रिटिसिज्म को करता है, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा। इट रीअश्योर्स इवन द लॉजिंग साइड ऑफ फेयरनेस। हाँ, ये रीअश्योर करता है किसको? जो हार गए हैं ना लोग, उनको भी ये रीअश्योर करता है कि भाई ठीक हुआ है, आप अपनी वजह से ही हारे हो, आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। इसलिए ज़रूरी है पब्लिक ट्रस्ट कि भाई हारी हुई पार्टी को भी ये लगना चाहिए कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। व्हाट है, वैसे ऐसा हो कहाँ होता है यार, जो हार जाता है उसको तो यही लगता है ना कि भाई ईवीएम हैक हो गई। तो बहुत सवाल उठते रहते हैं टाइम टाइम पर। व्हाट हैज़ द, सारी पार्टीज़, कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो सवाल नहीं उठाती है। पहले बीजेपी पार्टी ने भी बहुत बार सवाल उठाए हैं, आज दूसरी कांग्रेस पार्टी और दूसरी अन्य पार्टियां भी करती हैं इस काम को। व्हाट हैज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई फेल्ड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट। व्हाट हैज़ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो ईसीआई है, फेल कैसे हो गया टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट। क्वालिफिकेशंस
ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन की वजह से नहीं। डिटेल्स ऑफ वोटर टर्नआउट इन रूरल रीजन्स, कोई ऐसा जिक्र नहीं आया। द वर्किंग एंड टेलिंग प्रोसेस, हाँ सवाल जो उठे थे वो वर्किंग में और टेलिंग प्रोसेस पे सवाल उठे थे वीवीपैट के थ्रू, आया था ना बीच में जिक्र वीवीपैट के टेलिंग प्रोसेस का, तो ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द एडिटोरियल इम्प्लाई इज द रियल प्रॉब्लम विद पॉलिटिकल पार्टीज रेजिंग ऑब्जेक्शंस। क्या व्हाट डज द एडिटोरियल इम्प्लाई, क्या चीज़ इंप्लाई होती है इस एडिटोरियल में, रियल प्रॉब्लम क्या है पॉलिटिकल पार्टीज रेजिंग ऑब्जेक्शन की, वो ऑब्जेक्शन क्या उठा रही है। दे ऑफन फैब्रिकेट स्टोरीज फॉर मीडिया टेंशन, ऐसा कोई जिक्र नहीं आया। दे लैक इक्वल कैपेसिटी टू ओवरसी द इलेक्टोरल प्रोसेस, हाँ उनके अंदर इतनी ज़्यादा कैपेसिटी तो नहीं दिखती कि वो ओवरसी कर पाएँ, देख पाएँ इलेक्टोरल प्रोसेस को, तो ये एक रियल प्रॉब्लम हो सकती है। दे ऑलवेज चैलेंज द फाइनल इलेक्शन रिजल्ट्स, दे रिफ्यूज टू फाइल ऑब्जेक्शंस फॉर्मली, नहीं ऑब्जेक्शन फॉर्मली ये तो वाली बात तो नहीं है, वो रिफ्यूज़ तो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए नहीं करते, ये तो गलत है। बात आती है बी या सी। देखो सी ऑप्शन में क्या है कि दे ऑलवेज चैलेंज द फाइनल इलेक्शन रिजल्ट, जो भी प्रॉब्लम हो रही है पॉलिटिकल पार्टीज की रेजिंग ऑब्जेक्शंस, तो ऑब्जेक्शंस क्यों उठा रहे होते हैं, क्योंकि वो चैलेंज करते हैं फाइनल इलेक्शन रिजल्ट को, होता तो है ये, लेकिन रियल प्रॉब्लम ये नहीं है। रियल प्रॉब्लम पूछ रहा है ये, तो आउटपुट निकला ना, ये तो लास्ट की बात हो गई। दे लैक इक्वल कैपेसिटी टू ओवरसी द इलेक्टोरल प्रोसेस, उनके अंदर इक्वल कैपेसिटी नहीं है कि वो बारीकी से पूरे बराबरी से देख पाएँ इलेक्टोरल प्रोसेस को, ये ऑप्शन इसमें ज़्यादा करेक्ट है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। थोड़ा सा आज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे हैं। ग्रामर एमसीक्यूज करते हैं। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अनलाइक द अदर टू पार्ट्स द बैलेट यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट द वीवीपैट हैव सॉफ्टवेयर दैट इज सेंट्रली इंस्टॉल्ड। अनलाइक द अदर टू पार्ट्स, दो पार्ट्स, अब इसमें एरर को देखो जहाँ भी मिलेगी ना वहीं पर फाइंड करेंगे। अनलाइक द अदर टू पार्ट्स बात हो गई यहाँ पर, द बैलेट यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट, दो यूनिट हो गए। द वीवीपैट, अब ये एक बात है, हैव सॉफ्ट, वीवीपैट तो सिंगुलर है, इसके लिए हैव क्या कर रहा है यहाँ पर, ये तो सिंगुलर आना चाहिए। द वीवीपैट हैज़ सॉफ्टवेयर दैट इज सेंट्रली इंस्टॉल्ड, कौन से पार्ट में है, ए अनलाइक नहीं, बी सॉफ्टवेयर, हाँ बी ऑप्शन सही है। द वीवीपैट हैव सॉफ्टवेयर की जगह पर होगा द वीवीपैट हैज सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन करेक्ट है। Fill in the blank with correct form of verb. The ECI's recent actions dash more questions than answers. ECI का recent actions, recent हुआ है मतलब हाल ही में हुआ है, मतलब क्या, हमको प्रेजेंट में चीज़ें लेकर चलनी पड़ेंगी, तो हैड रेज तो कटेगा, वर रेजिंग कटेगा, बात बचती है दो, या तो हैज़ रेज्ड या फिर रेज। अगर यहाँ पर दिया होता हैव रेज्ड तब तो हम ए ऑप्शन को सेलेक्ट करते, क्योंकि यहाँ पर एक्शंस प्लूरल है, ईसीआई के रिसेंट एक्शंस की बात चल रही है, तो अगर यहाँ पर हैव रेज्ड हो जाता तो ये सही ऑप्शन क्लिक कर लेते हम यहीं पर, लेकिन ये हैज़ रेज्ड दिया इसलिए ये ऑप्शन कटेगा, फिर रेज आएगा। द ईसीआईस रिसेंट एक्शंस, ईसीआई के जो रिसेंट एक्शन है रेज करते हैं मोर क्वेश्चन, और ज़्यादा सवाल खड़े करते हैं देन आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, द सिटीजनरी आर रीअश्योर्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्शंस। सिटीजनरी होता है सिंगुलर, उसके लिए आर नहीं इज आएगा। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन शुड नॉट बी अ नेगोशिएशन अमंग द पार्टीज एंड द ईसीआई, इसमें क्या गड़बड़ है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन शुडंट बी, प्रोसेस है, शुडंट बी अ नेगोशिएशन अमंग द पार्टीज एंड द ईसीआई, तो ठीक है यार, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं दिख रही। वैसे करेक्ट ही पूछा तो बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। द all political parties does not have, all political parties प्लूरल है, उसके लिए डस क्यों लगा रहा है, डू लगाओ, काटो। ट्रस्ट इन इलेक्टर सिस्टम इज फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी, ट्रस्ट इन इलेक्टर सिस्टम, ये कौन सा सिस्टम आ गया, इलेक्टोरल सिस्टम होता है, तो डी ऑप्शन वैसे कट जाएगा, तो बी ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्लोज टेस्ट, पढ़िएगा इसको करते हैं भाई, जल्दी से पढ़िएगा, एकदम फटाफट स्पीड में पढ़िएगा, फिर मैं करवाता हूँ। पढ़िए जल्दी पढ़िए बेटा। आप इसको पॉज करेंगे और पॉज करके पढ़ेंगे, मैं आगे बढ़ाता हूँ, वरना क्लास लंबी हो जाती है, 1 घंटे से भी ऊपर हो जाती है अदरवाइज। क्लोज टेस्ट, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हाउएवर रिसेंट एलिगेशंस बाय अपोजिशन लीडर्स हैव प्लेस्ड इट्स क्रेडिबिलिटी अंडर अ डैश। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्ले करता है एक वाइटल रोल इन कंडक्ट करने में फेयर और फ्री इलेक्शन को, हाउएवर लेकिन रिसेंट एलिगेशन जो लगाए गए अपोजिशन लीडर्स के द्वारा हैव प्लेस्ड इट्स क्रेडिबिलिटी अंडर, उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पर आ जाती है, अंडर ए मैंडेट आ जाती है, अंडर ए लेंस, अंडर ए क्लाउड, अंडर ए शेडो।
एक ईडियम होता है अंडर ए क्लाउड। अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है डाउट में, कोई चीज़ डाउट में। तो कहीं ना कहीं सस्पिशन में आ जाती है इसकी क्रेडिबिलिटी। तो अंडर ए क्लाउड तो सीधे सिंपल है, जिसको ईडियम पता था उसने लगा लिया होगा अंडर अ क्लाउड। सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीजर्स लाइक वीवीपैट, टैलिंग एंड वोटर रोल रिविजन इज एसेंशियल, एस्पेशली व्हेन पॉलिटिकल ट्रस्ट इज लो। ट्रांसपेरेंसी इन प्रोसीजर्स लाइक वीवीपैट। वीवीपैट का जो प्रोसीजर है उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि टैलिंग में और वोटर रोल रिवीजन में, वो ज़रूरी है। और स्पेशली कब, जब पॉलिटिकल ट्रस्ट कम है। वाइल द ईसीआई इंसिस्ट इट्स मशीन्स आर टेम्पर प्रूफ, कि भाई इसकी जो मशीन है वो टेम्पर प्रूफ है, उनमें गड़बड़ी नहीं करी जा सकती। ये बार बार ईसीआई कहता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं, आलोचक कहते हैं दैट इट्स लैक ऑफ क्लैरिटी ओनली एड्स टू द पब्लिक टेस्ट, कि भाई क्रिटिक्स ईसीआई कह रहा है कि हमारी मशीनें टेम्पर प्रूफ हैं, उसमें गड़बड़ी नहीं करी जा सकती। आलोचक आर्ग्यू करते हैं इसकी कि भाई ये क्लैरिटी और ज़्यादा दो इसमें, क्यों नहीं करी जा सकती। ओनली एड्स टू पब्लिक, अब इससे क्या होता है, केवल पब्लिक का क्या बढ़ता है। ओनली एड्स टू द पब्लिक्स, तो पब्लिक का क्या बढ़ता है, पब्लिक का कंसेंसस बढ़ता है, सहमति बढ़ती है, नहीं बढ़ती। एडमिरेशन, पब्लिक इस चीज़ को तारीफ करती है, नहीं करती। आउटरेज या फिर सस्पिशन, पब्लिक का गुस्सा बढ़ता है या फिर सस्पिशन। देखो कभी भी इलेक्शन हुआ आज तक आपको ऐसा देखने को मिला कि पब्लिक का आउटरेज हो गया, पब्लिक ने एकदम पूरे सड़कों पर उतर गई, पब्लिक नहीं होता ना ऐसा। पब्लिक करती है केवल सस्पिशन, कि भाई संदेह रहता है कि हाँ इलेक्शन ठीक से नहीं हुआ। तो ए ऑप्शन इसलिए कट जाएगा क्योंकि आउटरेज नहीं होता, एक सस्पिशन ही पब्लिक में डेवलप होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। सस्पिशन मतलब डाउट, संदेह। For a healthy democracy, it is crucial not only that elections are conducted fairly, but also that the public dash that they are. For a healthy democracy, एक healthy democracy के लिए it is crucial, ये जरूरी है। Not only that elections are conducted fairly, केवल इतना जरूरी नहीं है कि भाई एक इलेक्शन को फेयरली करो, but also that the public dash that they are, केवल ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन को फेयरली किया जाए, बल्कि पब्लिक में क्या रहे, पब्लिक क्या रहे, पब्लिक बिलीव्स, कन्विंसेस, एंश्योर्स या फिर एंडोर्स। एंडोर्स करे, सपोर्ट करे, सपोर्ट तो पब्लिक क्या इस चीज़ को सपोर्ट तो क्या ही करेगी। एंश्योर करे पब्लिक, पब्लिक क्यों एंश्योर करेगी, एंश्योर तो ईसीआई को करना है। कन्विंस हो जाएगी, कन्विंस करेगी पब्लिक, पब्लिक किसी को कन्विंस नहीं करेगी, पब्लिक बिलीव करेगी कि भाई हाँ ये चीज़ें फेयर हैं। आप फेयर इलेक्शन करा रहे हो ये काफ़ी नहीं है, पब्लिक को उस चीज़ का बिलीव भी होना चाहिए। तो ए ऑप्शन इसमें ज़्यादा सटीक है। तो 9th का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। PQRS करिएगा, PQRS को डिटेल में पढ़िएगा और स्पीड में इसको लगाइएगा। आज का बढ़िया PQRS है, मजा आएगा इसको करके। चलिए भाई, कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट्स क्रेडिबिलिटी इन द आइज ऑफ सिटीजनरी एंड इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बताओ भाई कहाँ से शुरुआत होगी। इन द आइज ऑफ सिटीजनरी की बात हो रही है, तो कहीं ना कुछ और शुरुआत हो चुकी होगी कहीं से, तो क्यों तो नहीं है, नहीं है। बात अगर पीछे करेंगे, कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस इट्स क्रेडिबिलिटी, मैंने बता रखा है बेटा, स्टार्टिंग से पकड़ेंगे और लास्ट से पकड़ेंगे कुछ, और बीच में कुछ मिलेगा उसको पकड़ेंगे। PQRS चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। पी ऑप्शन में हमको मिल गया कैन नॉट अफोर्ड। कैन नॉट क्या है, अपने आप में एक वर्ब है, कैन नॉट वर्ब है। तो भाई जब कैन नॉट से आप शुरुआत करोगे किसी भी पैराग्राफ की, सेंटेंस की, तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता ना। या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तब आएगा, इंटरोगेटिव यहाँ पर है नहीं, तो वर्ब से शुरुआत ना करके किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो फिर ये पी ऑप्शन कट जाएगा। अब ऑप्शन बचते हैं एस या फिर आर, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगर बात हम एस से करें, लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसा, तो कहीं ना कहीं उससे पहले कोई बात करी गई होगी कि भाई उसके किसके जैसा। बात हमें लाइक से पता चल रहा है कि लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जैसा। लेकिन जैसा अगर आप बोल रहे हो तो उससे पहले कोई बात तो बोली हुई होगी कि भाई उसके जैसा, तो लाइक से पहले कोई बात आई होगी, तो एस ऑप्शन भी यहाँ पर कट जाते हैं। एक ही ऑप्शन बचता है आर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। एलिमिनेशन से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, हमको आंसर मिल गया। अब इसको डिटेल में देखते हैं। आर से शुरुआत होगी, एन इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, एक इंस्टीट्यूशन जो कंडक्ट करा रहा है फ्री और फेयर इलेक्शन, और वो फिर उसके बारे में पूछ रहा है। आर के बाद ऐसा आएगा लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और कैसा इंस्टीट्यूशन, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बात हो गई एन इंस्टीट्यूशन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लाइक द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आएगा पी, कैन नॉट अफोर्ड टू लॉस इट्स क्रेडिबिलिटी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसकी विश्वसनीयता खो जाए, और कहाँ खो जाए, इन द आइज ऑफ सिटीजनरी, लोगों की नज़र में। तो पी
ये इस लास्ट में जाएगा क्यू ऑप्शन, तो RSPQ इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आंसर की दी गई है, PDF से मिल जाएगी और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। सारे बच्चे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पर बहुत काम की PDFs आपको मिलती रहती है। चलिए भी अब हम करते हैं वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs, वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। और जितना कुछ आपने पढ़ा है आज, जितनी वोकैब आपने पढ़ी है वो सारी की सारी अभी याद करेंगे हम। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड डिस्क्रिपेंसी। पूछ रहा है कि भाई डिस्क्रिपेंसी किसको बोलते हैं। डिस्क्रिपेंसी होती है गड़बड़ी, मिसमैच, कोई चीज़ हो रही। एन एग्रीमेंट बिटवीन, देखो एग्रीमेंट तो है नहीं, एक सटल सिमिलैरिटी नहीं, सिमिलैरिटी भी नहीं है, एक लैक ऑफ कंपेटेबिलिटी या फिर सिमिलैरिटी है बिटवीन फैक्ट्स, हाँ फैक्ट्स के बीच में मेल नहीं खा रहा, यही होता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेटोरिक क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन कैसा है, बस ऐसे ही हवाबाजी में इलॉजिकल क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज योर नेम, कैन फिश स्विम, व्हाई डिड ही लीव द मीटिंग अर्ली, व्हाट टाइम इज द मीटिंग। इनमें से बताओ कौन सा क्वेश्चन रिटोरिक लग रहा है, फालतू का लग रहा है। आपका क्या नाम है, ये क्वेश्चन तो ठीक है। व्हाई डिड ही लीव द मीटिंग अर्ली, कोई मीटिंग से चला गया, पूछ लिया कि भाई वो क्यों चला गया, ये भी ठीक है। व्हाट टाइम इज द मीटिंग, मीटिंग का टाइम पूछ लिया, ये भी ठीक है। ये पूछ लिया कि कैन फिश स्विम, क्या मछलियाँ तैर सकती हैं, तो मछलियाँ भाई और क्या कर सकती हैं इसके अलावा, तैरने के अलावा मछलियाँ और क्या कर सकती हैं, तो ये तो फालतू का रेटोरिक क्वेश्चन है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इलॉजिकल। विच वर्ड इज द क्लोजेस्ट, क्लोजेस्ट मतलब सिनोनिम पूछा है एनिमेट का, एनिमेट का मतलब होता है उसको एनकरेज करना, उसको लोगों को एनर्जाइज करना, उसको बोलते हैं एनिमेट करना। पैसिफाई मतलब शांत करना, एनलाइवन, क्वेंच या फिर डिसहार्टन। एनलाइवन ये वर्ड आया था, मैंने ऊपर बताया था, एनलाइवन का मतलब होता है किसी को जीवित करना, बी ऑप्शन करेक्ट है, किसी को एनर्जाइज करना, यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बटरेस एन आर्ग्यूमेंट इन अ डिबेट। कह रहा है कि एक डिबेट में बटरेस करना, किसी एक डिबेट में किसी उसको आर्ग्यूमेंट को बटरेस करने का क्या मतलब होता है, तो बटरेस करने का मतलब आप बता दो इसमें क्या होता है भाई। भाई बटरेस का मतलब क्या होता है, बटरेस का मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। भाई आप अगर किसी चीज़ को बटरेस कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको कहीं ना कहीं आप कर रहे हो सपोर्ट। गॉसिप करना एक इंसल्ट है, या फिर एक फैक्ट बेस्ड एग्जाम्पल है, या फिर एक वेग स्टोरी है। अरे इसमें तो कुछ क्वेश्चन और ही पूछ लिया। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बटरेस करना, सपोर्ट करना एक आर्ग्यूमेंट को डिबेट में। आपने अगर गॉसिप करी डिबेट के अंदर तो उससे बटरेस तो नहीं हो गया, कुछ चीज़ मजबूत तो नहीं हो गई, काटो। किसी की इंसल्ट कर दी तो उससे बटरेस नहीं, एक आपने फैक्ट बेस्ड एग्जाम्पल दिया तो उसी से तो मजबूत हो जाएगा, उसी से तो बटरेस हो जाएगा आर्ग्यूमेंट डिबेट के अंदर, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ का सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूज ऑफ रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब होता है चीज़ों का निवारण करना, सोल्व करना। तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट यूज, ही रिड्रेस द केक विथ शुगर, केक से शुगर से केक को रिड्रेस कर दिया, ये तो कुछ नहीं है। शी डिमांडेड रिड्रेस फॉर द अनफेयर डिसमिसल, अनफेयर डिसमिसल हो गया उसका, वो रिड्रेस यानी कि उसका निवारण चाह रही है, उसका सोल्यूशन चाह रही है, हाँ यही ठीक हो जाएगा भाई। फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ही रिड्रेस हिज वोन्स क्विकली, उसने अपने वोन्स को रिड्रेस नहीं करते उसको, वो तो हील होते हैं वोन्स तो। दे रिड्रेस द चिल्ड्रन इन स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म में उन्होंने चिल्ड्रन को रिड्रेस कर दिया। नहीं ये सब फालतू के क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। टू टेम्पर विद अ सील्ड एनवलप, सील्ड एनवलप के साथ में हो रही है टेम्पर, मतलब क्या, कुछ ना कुछ उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है। रीड इट विद परमिशन नहीं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं उसके कंटेंट्स को नहीं, इंटरफेयर करा जा रहा है सीक्रेटली और इम्प्रॉपरली, उसके साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ द फैक्ट्स टैली, अगर फैक्ट टैली हो जाए तो मतलब क्या, वो मैच कर गए, कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे नहीं करेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे नहीं, मैच हो गए एग्जैक्टली, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेस आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इलॉजिकल, मनमाने ढंग से करा गया, बिना किसी डिसीजन पे बेस्ड है। हर डिसीजन वॉज बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरी साइंटिफिक एविडेंस, अगर कोई चीज़ साइंटिफिक एविडेंस है तो वो आर्बिट्रेरी तो नहीं हो सकती, पहला ऑप्शन कट गया। द सिलेक्शन वॉज आर्बिट्रेरी एंड लैक्ड रीजनिंग, हाँ सिलेक्शन कैसा था, आर्बिट्रेरी था और उसके अंदर रीजनिंग की कमी थी, तो जो चीज़ में रीजनिंग की कमी होती है वही आर्बिट्रेरी होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू सिटीजनरी। सिटीजनरी किसको बोलते हैं, सिटीजनरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, उसको बोलते हैं सिटीजनरी। सेट ऑफ रूल्स नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं है, सिटीजन्स को कलेक्टिवली अगर बोल रहे हैं पूरे देश के, उसको बोलते हैं सिटीजनरी, सी ऑप्शन करेक्ट है।
सिनोनिम पूछा है सीज का। सीज का मतलब होता है जब्त करना, कन्फिस्केट करना। फॉरफिट, कैप्चर, रिलीज, अबैंडन, कैप्चर कर लेना, जब्त कर लेना, उसकी को बोलते हैं कैप्चर करना, यानी कि सीज करना, कन्फिस्केट करना। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। जब द फॉलोइंग इज करेक्ट यूजेज ऑफ विस्पर। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। A whisper of hope spread through the crowd. Whisper of hope spread through the crowd. ये तो देखते हैं इसमें। He whispered the sound of thunder. थंडर के साउंड को कोई विस्पर कर सकता है। थंडर जो आकाश में बिजली कड़क रही होती है वो तो बहुत तेज से होती है, तो विस्पर तो नहीं होता उसमें। द विस्पर वॉज टू लाउड। विस्पर लाउड कैसे हो जाएगा, धीमे होता है विस्पर तो नहीं। ही विस्पर द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली वो विस्पर करता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स को विस्पर कैसे, विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, धीमे से कोई बात कहना। तो डॉक्यूमेंट को कहा थोड़ी जाता है, डॉक्यूमेंट्स को तो पढ़ा जाता है। तीनों ऑप्शन फालतू के हो गए, ये बचा, वही हमारा करेक्ट आंसर है। अ विस्पर ऑफ होप स्प्रेड थ्रू द क्राउड, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ईडियम है योमैन सर्विस रेफर्स टू। योमैन सर्विस क्या है कि आपने अगर किसी को बोला कि क्या आप ये काम कर दोगे, तो उसने कहा यो मैन, मैं कर दूंगा, एकदम कर दूंगा। तो एक डिसलॉयल एक्ट नहीं है, एक बेसिक फॉर्मेलिटी नहीं है, एक लॉयल, रूजफुल और कमेंडेबल सर्विस है, तारीफ की प्रशंसनीय एक सर्विस है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इन टुडेज कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैनी प्रोफेशनल्स आर स्टक इन द रेट रेस। सारे लोग रेट रेस में फंसे हुए हैं। तो रेट रेस क्या थी, इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, दे आर ऑर्गेनाइजिंग मैराथन, वो मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, नहीं। दे आर प्लानिंग ऑफिस गेम्स, वो ऑफिस गेम्स खेल रहे हैं, नहीं। दे आर इन्वॉल्व इन इंटेंस एंडलेस कॉम्पिटिशन, हाँ एंडलेस कॉम्पिटिशन में, इंटेंस कॉम्पिटिशन में वो इन्वॉल्व है, यही होता है। सी ऑप्शन ही करेक्ट है। दे आर वर्किंग इन लैब्स विद माइस। अरे लिटरल तो कभी नहीं होगा, जब भी कभी आपको इडियम देखने को मिलेगा तो जैसे ऊपर बात आ गई रेट रेस यानी कि चूहे की, तो फिर यहाँ पर चूहा मत सेलेक्ट कर देना। जिस ऑप्शन में आपको चूहा मिल जाए उसको सबसे पहले काटना। तो लिटरल मीनिंग कभी नहीं हो सकता। यहाँ आप आंख बंद करके काट देना और आपका ऑप्शन वो बिल्कुल गलत होता है। जहाँ पर भी लिटरल मीनिंग आएगा, रैट का रैट या माइस, चूहा, बिल्ली, मक्खी कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वैसा तो काट देना, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। टू गेट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ अ सिचुएशन मीन्स, एक बर्ड आई व्यू क्या होता है, बहुत अभी इसमें ऑप्शन में देखो, ऑब्जर्व करना है डिटेक्टिव के तरीके से। तो डिटेक्टिव तो बहुत बारीकी से करेगा, ये तो नहीं है। टू सी इट अप क्लोज इन ग्रेट डिटेल, आप इसको ग्रेट डिटेल में नहीं देख सकते। टू हैव अ ब्रॉड जनरल व्यू, एक जनरल व्यू रहेगा, हाँ यही ऑप्शन करेक्ट है। सी, सी ऑप्शन करेक्ट है। बर्ड कितना देख पाता है ऊपर से, थोड़ा सा ही तो देख पाता है। इफ समवन सेज दे हैव अदर फिश टू फ्राई, तो इसका मतलब क्या है, अदर फिश टू फ्राई मतलब उनके पास और ज़्यादा काम है और इम्पोर्टेंट काम है करने के लिए। दे वॉन्ट सी फूड टू डिनर, बात आई थी फिश की, अभी बताया लिटरल मीनिंग सी फूड, जहाँ मिल जाए काट दो। दे आर एंग्री, कि वो एंग्री हैं, इसका मीनिंग तो नहीं है। दे आर क्लियर, दे आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद मोर इंपॉर्टेंट, हाँ उनके पास और इंपॉर्टेंट टास्क में वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। सी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट डज रिग्ड अगेंस्ट का मतलब पूछ रहा है कि भाई रिग्ड अगेंस्ट का क्या मतलब होता है। रिग्ड अगेंस्ट का मतलब होता है कि उनके साथ गड़बड़ हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है। द मैच इज बेस्ड ऑन टैलेंट, नहीं। फेयर है, नहीं। आउटकम इज मैनिपुलेटेड अनफेयरली, हाँ आउटकम जो आई है वो मैनिपुलेट करा गया अनफेयर तरीके से। सी ऑप्शन ही करेक्ट है। वाइप ऑफ का मतलब पूछ रहा है, वाइप ऑफ अ डेट मीन्स, डेट होता है, डेट का मतलब होता है कर्जा, कर्जे को वाइप ऑफ कर दिया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया वो नहीं, पोस्टपोन कर दिया नहीं, कैंसिल इट कंप्लीटली या फिर राइट इट डाउन। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 17 का, कि भी उसने कैंसिल कर दिया कंप्लीटली, मतलब अपने डेट को खत्म कर दिया। द फ्रेज वाइप आउट व्हेन यूज्ड इन बिजनेस कंटेक्स्ट, बिजनेस कंटेक्स्ट में वाइप आउट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना, कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। मेक माइनर चेंज, नहीं, वाइप आउट का मतलब तो पूरी तरीके से नष्ट करना होता है, माइनर चेंजेस तो नहीं है उसमें। हाइड करना इन्फॉर्मेशन को, ये नहीं है, डिले करना नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट कंप्लीटली, पूरी तरीके से तहस नहस कर देना, वाइप आउट करना, ये ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट यूजेस वाइप का पूछ रहा है, ही वाइप्ड अप द क्राइम सीन एविडेंस, शी वाइप्ड अप द स्पिल्ड कॉफी विद अ नैपकिन, द बैंक वाइप्ड अप हर क्रेडिट, ही वाइप्ड अप हर मेमोरीज। बताओ 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शी वाइप्ड अप द स्पिल्ड कॉफी विद नैपकिन, नैपकिन से कॉफी बिखर गई थी, उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वाइप अप का मतलब ही होता है कि उसके पूरे दाग मिटा देना, पूरी तरीके से साफ कर देना। नेक्स्ट, व्हाट डज जेनिथ रेफर्स टू इन आ प्रोफेशनल सक्सेस, प्रोफेशनल सक्सेस हो रही है उसमें जेनिथ का क्या मीनिंग है। जेनिथ होता है सबसे ऊपर का, पीक, टॉप, बिल्कुल बिगिनिंग नहीं कर रहे जर्नी की बिगिनिंग नहीं हो रही है।
पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, हाँ हो सकता है। मिडल स्टेज नहीं है, मिडल नहीं है, टॉप है, कोलैप्स नहीं हो रहा है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, अचीवमेंट का सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट का पॉइंट है, तो 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स इरोडिशन, इरोडिशन का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारी नॉलेज का होना, इग्नोरेंस नहीं है, सुपरफिशियलिटी नहीं है, डीप शॉक, डीप स्कॉलरली नॉलेज, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एरोडिशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नॉलेज होना, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक किंग है जो एब्डिकेट कर देता है, तो उसका मतलब क्या, एक किंग ने चूज करा एब्डिकेट करना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, अपनी पावर को एक्सपेंड करेगा नहीं, रिजाइन करेगा अपने थ्रोन को, मतलब अपनी गद्दी को छोड़ देगा और किसी दूसरे को राजा बना देगा। बी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप देंगे। कौन सा करेक्टर को आप बेलिकोस बोलोगे इनमें से, एक काम मोंक, एक शांत मोंक है, एक पीसफुल एक्टिविस्ट है, एक वॉर हंग्री जनरल है, या फिर एक चैरिटेबल नर्स है। बेलिकोस का कौन सा ऑप्शन सटीक है वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। और पूरा लिखना, बेलिकोस का पूरा यहाँ पर ऑप्शन लिखना कि भाई ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ओके, नीचे मिलेगी आपको आंसर की। आज क्वेश्चन थे 10 में से अगर आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, 6+ बन रहे हैं आज, तो ठीक है। उसके अलावा आज थे 23, और 23 में से अच्छे आज के वर्ड्स थे, अच्छे सारे आइटम्स अच्छे खासे थे। 23 में से अगर आपके 17+ बन रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है। तो 33 में से अगर आपके 23+ मार्क्स बन रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा स्कोर है अगर आपके 23 मार्क्स बन रहे हैं। 23 का आंसर मुझे बताएंगे, और आपके जितने मार्क्स बने हैं, जितना स्कोर आया है वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ओके बेटा, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए बेटा, आप लगातार मेहनत करते रहिए और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय बेटा।